गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने अपना स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड पल्स रेट एंड बीपी ये सब टॉपिक्स देख लिए थे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि मैं आज आपको ईसीजी के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। व्हाट इज़ ईसीजी? ईसीजी के बारे में तो सबने सुना होगा। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी? यस, इट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। अब ग्राफ, तो जो ये ग्राफ आ रहा है, ग्राफ मिलता है आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। किसी के घर में हार्ट के पेशेंट्स होंगे तो उनको ये चीज़ें पता होंगी कि ईसीजी का ग्राफ कैसे दिखता है। ठीक है। अब ऐसे भी नॉर्मली लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये ईसीजी का ग्राफ है, ऐसे मिलता है। एक नॉर्मल जो 0.8 सेकेंड में आपकी हार्ट बीट जनरेट होती है, उसका ग्राफ आपको ये मिलता है। ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे इस मशीन को, जो ये ग्राफ निकलता है, रिलीज होता है, ये कौन सी मशीन रिलीज करती है? उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लिख लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, तो दिस इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे ईसीजी कैलकुलेट होता है। ओके, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म? सबसे पहला क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ ये है आपका, जो जिससे ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिकोड होगा, वो क्या होगा? वो कौन सी मशीन होगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, इन्वेंटर कौन है? वो इज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उन साइंटिस्ट का नाम है इंथोवन। ओके, इनको फादर ऑफ ईसीजी भी कहते हैं। तो ये भी लिख लीजिए आप लोग। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फादर ऑफ ईसीजी। ओके, नो डाउट। और एक और चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो ये ग्राफ, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रिकॉर्डेड बाय ईसीजी, रिकॉर्डेड बाय, ये भी क्वेश्चन आपसे राइज कर सकता है। रिकॉर्डेड बाय, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था सबसे पहले जिन्होंने रिकॉर्ड किया था? उनका नाम है वॉलर। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं अगर आप देखेंगे तो? देखिए, फादर ऑफ ईसीजी इंथोवन, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सबसे पहले किसने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखा था, सीन किया था, तो उनका नाम है वॉलर। ओके, अब देखिए आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे डिटेल नहीं जाएगा, बहुत जितना जाएगा उतना मैं आपको बता रही हूँ, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसमें आपके ग्राफ में वैसे तो बहुत सारी वेव्स मिलती हैं, लेकिन जो मेनली मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको जाननी ही चाहिए, वो वेव मैं बता रही हूँ। पी, एक तो पी वेव होती है। देखिए ऐसे ग्राफ आती है आपकी, ये इसके ऊपर ही ऐसे आपका 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट का ये ग्राफ आपका हार्ट का आता है। ठीक है, तो इसमें एक होता है आपका पी वेव, आर, पी क्यू वेव, आर वेव और एस वेव एंड टी वेव। कितने वेव हैं? 1 2 3 4 5। एक यू वेव भी होता है, उसको हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, दैट पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जाना चाहते हैं वो वहाँ तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से पढ़ने हैं और जितना आपको ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो वेव्स ऑफ ईसीजी में कुछ वेव्स जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, कुछ होती हैं निगेटिव वेव्स। जैसे जितनी भी वेव्स ये इंटरमीडिएट पोर्शन से आपकी अपर साइड में हैं उनको हम पॉजिटिव में लेंगे, और जो लोअर साइड में हैं इस ग्राफ में वो आपकी निगेटिव वेव्स होंगी। ओके, सो तो पॉजिटिव वेव्स आपकी कौन कौन सी हैं? यस, इट इज़ पी, आर एंड टी वेव्स।
आपकी किस में आएंगी, पॉजिटिव वेव्स में। एक इंटरमीडिएट पॉइंट से आपकी जो अपर साइड की वेव्स हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव में आएंगी और जो लोअर साइड में है वो नेगेटिव वेव्स में आएंगी। तो नेगेटिव में कौन कौन दिख रहा है आपको, Q एंड S वेव्स। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। आपसे ये भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब इनका नॉर्मल वे में फंक्शनिंग क्या होती है, एट्रियल सिस्टोल क्या होता है सबको पता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और उसका वैल्यू कितना होता है, अमाउंट कितना होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, पी वेव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये आपकी रही पी वेव। पी वेव क्या शो करता है, एट्रियल सिस्टोल को। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपको हार्ट बार बना के दिखाऊं तब तो ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। ओके, सो दिस इज योर फोर्थ चैम्बर। लेफ्ट राइट एट्रियम समझने के लिए बस बता रही हूँ मैं, ऐसा हार्ट होता नहीं है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बनाया है, वैसा होता है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो जब आपकी एट्रिया सिस्टोल कर रही है, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आपका ये पी वेव जनरेट होता है। ये जो पी वेव जनरेट हो रहा है कब, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो देखिए अगर ये पी वेव, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पी वेव इन्वर्टेड हो जाए, इन्वर्टेड मीन्स ऐसी हो जाए, ध्यान से देखिए, ऐसी हो जाए, ठीक है, ऐसी हो जाए, इन्वर्टेड हो जाए पी वेव आपकी, इन्वर्टेड पी वेव, मतलब एट्रियल सिस्टोल से रिलेटेड ये सब डिफेक्ट आएंगे। यहाँ पे तो डिफेक्ट भी लिख सकते हो आप, डिफेक्ट आप डिटेक्ट कर रहे हैं। यही लोग डॉक्टर लोग देखते हैं कि कैसा डिफेक्ट आ रहा है हार्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए। ये सब चीज़ें मतलब हार्ट की फंक्शनिंग सही से प्रॉपर चल रही है कि नहीं, हार्ट अटैक का खतरा तो नहीं है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की प्रोसेस तो नहीं होने लगी आपके हार्ट में। तो ये सब चेक करने के लिए आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑफ योर हार्ट इम्पल्सेस, ठीक है। तो एक लाइन आप ये भी लिख सकते हो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग जो हो रही है आपकी हार्ट बीट की, जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग हो रही है उसी को ECG कहते हैं। तो वो प्रॉपर तरह से आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है, पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब देखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल इन्वर्टेड पी वेव हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब आपका मीन्स आएगा वहाँ पे कि एसए नोड में डिफेक्ट है। अब एसए नोड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एसए नोड, व्हाट इज एसए नोड, ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सब पढ़ाया है। एसए नोड आपका यहाँ पे होता है राइट एट्रियम में, यहाँ से राइज होके एवी नोड के पास जाता है, एवी नोड से वो बंडल ऑफ हिज पुर्किंजे फाइबर में जाता है, ये मैंने आपको बताया है। तो ये PQ इंटरवल जो आपको दिख रहा है ना, PQ इंटरवल, ये वेंट्रिकल सिस्टोल की तरफ PQ इंटरवल जो आता है 0.1 सेकेंड का, इसी की वजह से आता है। क्यों, एसए नोड आपका यहाँ से इम्पल्सेस लेके जाएगा एवी नोड के पास, एवी नोड के पास से बंडल ऑफ हिज के बाद से सॉरी हाँ पुर्किंजे फाइबर। ओके, देखिए तो मैंने क्या बताया, इन्वर्टेड पी वेव अगर ECG के आपके ग्राफ में, इस ग्राफ में, एक हार्ट बीट के ग्राफ में, 0.8 सेकेंड के ग्राफ में आपका इन्वर्टेड पी वेव मिल रहा है, तो कहाँ डिफेक्ट है, एसए नोड में डिफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये डिटेक्ट करेगा, फिर उसको नॉर्मल करने के लिए जो भी आपका डॉक्टर करेगा, ठीक है। फिर देखते हैं इनलार्ज्ड पी वेव। इनलार्ज्ड पी वेव मतलब पी वेव आपका नॉर्मल है, मान लीजिए ऐसे, ठीक समझ गए ना, ये मान लीजिए ये आपका नॉर्मल कंडीशन है और आपका पी वेव जो है बहुत ही इनलार्ज्ड हो गया, ऐसा हो गया। तो इनलार्ज्ड पी वेव की कंडीशन आएगी तो क्या हो गया, मतलब मीन्स है आपका एट्रिया क्या हो गई है, बहुत इनलार्ज्ड हो गई है। क्या हो गई है, इनलार्ज हो रही है। तो वो भी एक तरह से आपके हार्ट के लिए डिफेक्ट वाली कंडीशन है। तो दैट इज यहाँ पे होता है, ठीक, यहीं पे
ये चीज़, ऐसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं आपके पी वेव से रिलेटेड। अब देखें हम QRS, इन तीनों को एक साथ लेते हैं क्योंकि एक वेव दिख रही है ना आपको, ये एक वेव दिखी थी, फिर इंटरवल आता है 0.1 सेकेंड का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से पूरा जनरेशन जाने में, PQ इंटरवल इसको कहते हैं, ठीक है। फिर QRS वेव जनरेट होती है। तो QRS वेव क्यों जनरेट होती है? जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड डिफेक्ट जब आएगा, वेंट्रिकल से रिलेटेड डिफेक्ट जब आएगा, तो QRS वेव में डिफेक्ट आता है, QRS वेव में डिफेक्ट आता है। देखिए इसमें क्या होगा, ये तो लास्ट क्या था, पी वेव था। यहाँ पे देखिए Q इनलार्ज्ड हो जाएगा, मतलब ये Q आपका नॉर्मल कंडीशन में है, 3 नॉर्मल कंडीशन चलिए बना दिया मैंने, Q वेव इनलार्ज्ड हो गया, ये Q वेव है आपकी। तो Q वेव इनलार्ज्ड हो जाएगा, तो उसको, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये आपसे बहुत पूछता है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। तो अगर Q इनलार्ज हो जा रहा है तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब आपके हार्ट में ये प्रॉब्लम हो गई है, मतलब आपका हार्ट एक्चुअली, आपका ये मसल्स जो हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हैं अपना, इसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दैट इज़ हैपनिंग हियर। कि Q इनलार्ज में, इनलार्ज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ Q इनलार्ज इन ECG, ओके। अगर आपकी R इनलार्ज हो जाती है, ये नॉर्मल कंडीशन है, R इनलार्ज हो गई, मान लीजिए ऐसे हो गई, ठीक है, सॉरी मतलब मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, मान लीजिए R इनलार्ज हो गई कंडीशन, तो वेंट्रिकल्स क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गए हैं, तो ये कंडीशन आपकी डिफेक्ट में आएगी। कैसे भी डिफेक्ट आ रहा है आपके हार्ट में, तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। वॉल्स में डिफेक्ट आ जाता है, ये जो बीच में वॉल्स है ना, डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। चलिए वहाँ पे नहीं जाएंगे हम। तो ये हो गया, ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन किस वेव के डिफेक्ट से आता है, इनलार्ज्ड हो जाता है कि इन्वर्टेड हो जाता है, ये सब दिमाग में आपको रखना है, ओके। अब लास्ट है आपका टी वेव, टी वेव, ठीक है। टी वेव में भी डिफेक्ट आएगा, टी बिकम फ्लैटेंड। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई, ऐसी कंडीशन आ गई, एक्चुअली ये जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, इसको QRS वेव डिफेक्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि Q ही, पूरा QRS ही इनलार्ज्ड हो जा रहा है, तो वो शो कर रहा है कि आपके हार्ट में मायोकार्डियल इंफार्क्शन की डिफेक्ट आ गई है, ठीक है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रही चीज़ें। टी बिकम फ्लैटेंड, टी आपका ऐसे है, थोड़ा कर्व लिए उठा हुआ है अपसाइड, लेकिन अगर ये फ्लैट हो जाए तो भी ये एक डिफेक्ट नोटिस होता है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू वॉल ऑफ हार्ट, ऑक्सीजन जो लंग्स से आ रही है आपके, ऑक्सीजनेटेड जो RBC प्रोवाइड कर रही है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का काम कर रही है आपकी RBC, और जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो हार्ट को प्रॉपरली पंप नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली पंप के पास, प्रॉपरली हार्ट के पास नहीं जा पा रहा है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास नहीं जा पा रहा है, तो ये भी एक डिफेक्ट वाली कंडीशन है, सिचुएशन है। तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू वॉल ऑफ हार्ट, ये कंडीशन कब आएगी, जब टी वेव, वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स कर रही हैं तो ये डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तभी तो जब ये रिलैक्स करती हैं, जब ये रिलैक्स करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ आता है, कहाँ से, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक, ठीक है। तो ये सब मतलब डिफेक्ट आपको दिमाग में रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं अराइज करने वाला है, यहाँ से ECG से मैक्सिमम जो लिमिट हो सकती है मैंने आपको बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का डिफेक्ट, और ये SC नोड का डिफेक्ट, इलाज एट्रा भी पर पूछ सकते हैं, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक ग्राफ है, ऐसे कई सारे ग्राफ होते हैं, एक ही हार्ट बीट नहीं देखी जाती है बस, ठीक है। 72 टाइम्स आपका
72 टाइम्स पर मिनट आपका हार्ट बीट होता है जनरेट, तो उतने टाइम उसको ऑब्जर्व किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हम थोड़ा फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जो हार्ट को इफेक्ट करते हैं, मेनली फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट बीट। ओके, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स आपकी हार्ट की बीट को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं, आयनिक फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मैं बताते जा रही हूँ। हार्मोनल फैक्टर, थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड दोनों अब वर्क करती हैं, तो ये हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करेंगे हमेशा। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन सीक्रेट करता है, एड्रेनलिन हार्मोन, और थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन, थायराइड हार्मोन, T3 T4 हार्मोन, एड्रेनलिन ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन, ये सब क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसको बस ऐसे इंक्रीज कर लीजिए। मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ, क्वेश्चन आपसे राइज कर सकते हैं। ठीक है, आयनिक फैक्टर में कौन कौन है? एक तो पहला आपका कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयन। ठीक है, पोटेशियम आयन के बढ़ने से आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, मैंने गलत डिनोट कर दिया, डिक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रैडिकार्डिया। इसको लिख लीजिए आप लोग, ब्रैडिकार्डिया। ओके, और कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी में, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं टैकीकार्डिया। हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरकैलीमिया, के से हाइपरकैलीमिया कंडीशन। हाइपर को हम क्या कहेंगे, ब्रैडिकार्डिया, और हाइपर कैल्शीमिया कंडीशन, कैलेमिया, के से के याद रखिएगा आप लोग, और हाइपर कैल्शीमिया तो हम उसको कहेंगे टैकीकार्डिया। उसमें हार्ट रेट आपकी क्या हो जाती है, 100 BPM से बढ़ जाती है, राइज कर जाती है। तो आपको आयनिक फैक्टर भी आपके हार्ट रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। न्यूरल फैक्टर, मैंने आपको क्या बताया कि हार्ट आपका मायोजेनिक होता है, ऑटोरिथमिक ऑर्गन है आपका, ऑटोरिथमिक ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ पे नर्वस से आपका हार्ट बीट कंट्रोल तो हो रहा है, मतलब हार्ट रेट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है यहाँ पे न्यूरल फैक्टर आपका, लेकिन वो जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, आपकी हार्ट बीट जनरेशन है वो ऑटोरिथमिक है, मतलब खुद से ही जनरेट हो रही है। तो दैट्स वाई आवर हार्ट इज नॉट न्यूरोजेनिक, इट इज मायोजेनिक इन नेचर, सेल्फ रिथमिक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे राइज कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो इसको भी कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने नर्वस सिस्टम में आपको डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये जानना है कि कौन सा सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कौन सा सिस्टम आपका हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होते हैं, यहाँ से आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है, ऑब्वियसली एड्रेनलिन, तो ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। स्ट्रेस कंडीशन दे रहा है तो हार्ट रेट को क्या होगा, बढ़ाएगा यहाँ पे। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइल कोलाइन को रिलीज करवाता है, एसिटाइल कोलाइन, तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ब्रैडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया, किस केस में हार्ट रेट बढ़ जाता है, किस केस में घट जाता है, कौन सा आयनिक फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे राइज कर सकता है। फोर्थ है आपका एज फैक्टर। देखिए जैसे छोटी एज रहती है तो हार्ट बीट ज़्यादा रहती है, जैसे जैसे आपका एडल्ट कंडीशन में जाओगे तो आपकी हार्ट रेट क्या होगी, कम होती जाएगी। अगर 100 BPM बचपन में, चाइल्डहुड कंडीशन में है, एडल्ट कंडीशन में, फीटस वाली कंडीशन में है, तो आपकी 50 to 60 पहुँच जाएगी एडल्ट कंडीशन में, एक्सेप्ट ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ओल्ड एज में आपका जो हार्ट बीट है वो 100 BPM
तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। बॉडी साइज, जितनी छोटी बॉडी साइज रहेगी उतना ही हार्ट रेट आपका ज़्यादा रहेगा, हार्ट बीट ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए आप श्रियो का एग्जांपल, स्मॉलेस्ट मैमल जो है श्रियो, इसकी हार्ट बीटिंग जो होगी वो फास्ट होगी, हाई होगी। और एलिफेंट अगर आप ले लेते हो, एलिफेंट, तो उसकी हार्ट बीट क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। तो बॉडी साइज भी आपके हार्ट रेट को अफेक्ट करती है, हार्ट बीट को अफेक्ट करती है। मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा रहेगा उतना हार्ट बीट आपका ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली, ठीक है। टेम्परेचर, कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है हम लोग का, 97.6 समथिंग होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम लोग का नॉर्मल कंडीशन में। 1 फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे आपका हार्ट बीट जो है वो 10 BPM बढ़ सकता है। तो ये क्वेश्चन मतलब नॉर्मल वे में पूछ सकता है। pH बढ़ेगा तो हार्ट रेट घटेगा, डिक्रीज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट बीट। सो क्वेश्चन इसमें से आपका मेनली एनिक फैक्टर इंपॉर्टेंट था, और ये भी न्यूरल फैक्टर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्या टॉपिक बच गए हैं आपके हार्ट में। तो जो डिजीज़ से रिलेटेड टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।